इस डायग्राम में करंट की डायरेक्शन इट विल बी फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा? ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, दैट इज V। सो वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। एंड दिस इज अवर ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end, ठीक है। इसका मतलब अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हो तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको V इक्वल्स आई आर। प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास और इस कांस्टेंट को हमने क्या बोला? R, ठीक। अब देखो ये R को हम लिख सकते हैं V अपॉन आई और इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस R का नाम हमने क्या रखा? रेजिस्टेंस। ये R और ये हमारा एक कांस्टेंट है। क्या है हमारा? एक कांस्टेंट, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना, R की वैल्यू ना तो ये V पे डिपेंड करती है ना I पे डिपेंड करती है। R एक कंडक्टर या सॉलिड या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स कर दोगे तो करंट भी कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। और अगर तुम पोटेंशियल को 4 टाइम्स कर दोगे तो करंट भी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। लेकिन हर बार V और I का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि R इज अ कांस्टेंट एंड विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। ना तो वो V पे डिपेंड करता है ना वो I पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक बात, तो हमें ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या मिल गई? V इक्वल्स आई आर, ठीक है। अगर तुम इसको थोड़ा समझना चाहो ऐसा क्यों है कि हम लोग जो है V को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ध्यान से देखो फिर से इस डायग्राम में, ठीक। अब देखो हमें पता है इक्वेशन V इक्वल्स आई डी होता है, सॉरी V इक्वल्स ई इंटू डी आर माइनस का। तो यहाँ से पता लगता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ठीक। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम V की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, V की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और अगर E की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो इस पे लगने वाला फोर्स जो कि होता है Q टाइम्स ऑफ E, तो इस पे लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे वो ज़्यादा करेंगे कम करेंगे? क्लास, अगर हम लोग V को इंक्रीज करते हैं तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उनका नंबर भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो करंट भी क्या कर गया हमारा? इंक्रीज कर गया, क्योंकि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसीलिए जब हम V को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या होता है हमारा? इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली याद रखना है V इक्वल्स आई आर। ये किसकी इक्वेशन हो गई हमारी? ओम्स लॉ। अब देखो इस ओम्स लॉ की इक्वेशन में हम लोगों को मिला R। व्हाट इज R? V अपॉन आई। और इस R को हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस। अब देखो होता क्या है, ये रेजिस्टेंस हमारा बेसिकली 4 बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 क्या है? 10th क्लास में पढ़ा था हमने, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमारे पास ओम्स। अब ये कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास कंडक्टर है और ये कंडक्टर का हमारा क्या हो गया? लेंथ। और ये इसका हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है।
तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकंड क्या है हमारे पास? क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली है इनवर्सली है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक। थर्ड क्या था हमारे पास? टेम्परेचर। एंड व्हाट वाज फोर्थ? नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। अब सवाल ये आता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हम लोगों ने पहले ही बात करी थी, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसकी टक्करें होती है, कोलिजन होते हैं उस क्रिस्टल के आयन के साथ। तो जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज का मोशन होता है कंडक्टर के थ्रू या किसी भी सब्सटेंस के थ्रू, तो वो मोशन फ्री फ्लो होता है या उसको हिंड्रेंस ऑफर होता है, अपोज करता है कंडक्टर। कोलिजन्स की वजह से वहां पर क्या होता है, उस मोशन को अपोज होता है। तो ये जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है क्लास। तो इसका मतलब कोई भी चार्ज किसी सब्सटेंस में जब फ्लो करता है, कोई भी चार्ज, क्लास देखो किसका माइक है प्लीज। कोई भी चार्ज अगर किसी सब्सटेंस के थ्रू मूव करता है तो सब्सटेंस उस चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। और ये जो अपोज करता है यही प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। और अपोज क्यों करता है? क्योंकि चार्ज का कोलिजन होता है किसके साथ? क्रिस्टल के आयंस के साथ। ठीक है। तो रेजिस्टेंस, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लूँ तो कितना बनेगा? आर एल अपॉन ए। यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रो। व्हाट इज वी कॉल दैट? रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी रेजिस्टेंस के लिए। अगर मैं यहाँ से इसकी एसआई यूनिट लिखूँ तो एसआई यूनिट क्या बनेगी रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। ठीक है। और रेजिस्टिविटी की क्या बनेगी एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट विल बी ओम मीटर। ठीक है। तो फाइनली हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात करी। रेजिस्टेंस के बारे में हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा। वो ये पढ़ा कि इट इज़ द रेजिस्टेंस oppose hindrance offer by a substance to the flow of charge। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रेजिस्टेंस कितनी बातों पे डिपेंड करता है? 4 बातों पे करता है। लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर। अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर और आयरन को कंपेयर करो, सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है आयरन के कंपैरिजन में। अब इस पे देखो, एक न्यूमेरिकल देखो रेजिस्टेंस पर। मान लो हमें एक कंडक्टर गिवन है। क्या गिवन है क्लास? रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। ठीक है। और इस कंडक्टर की लेंथ गिवन है, दैट इज एल। ठीक। तुमने इस कंडक्टर को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ कर दी 2 टाइम्स। इसकी लेंथ कितनी कर दी क्लास? 2 टाइम्स। व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस? कैन यू फाइंड न्यू रेजिस्टेंस? फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। क्लास क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक एक वायर था, वायर की लेंथ एल थी। हमने उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच कर कर उसकी लेंथ कितनी कर दी हमने? 2 टाइम्स। दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। देखो क्लास, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए उसमें दो तरह की अप्रोच हो सकती है। नहीं, देखो क्लास, नंबर 1, तुम्हें देखना होगा कि न्यूमेरिकल में अगर लिखा हुआ है ए रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट इज ए?
सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। हम लिखेंगे आर टू अपॉन आर वन, एल टू अपॉन एल वन। एल टू कितना हो गया, टू टाइम्स हो गया फाइनली, और एल वन कितना है हमारा, एल। सो आर टू विल बी टू टाइम्स ऑफ आर वन, सो आर टू विल बी टू इंटू टेन, इट विल बी 20 ओम, करेक्ट। ठीक क्लास, एकदम सिंपल है, 10 क्लास। उसके बाद अगर एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एरिया के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल वायर ऐसा है, तुम इसको स्ट्रेच करो तो इसका एरिया ज़्यादा होगा कम हो जाएगा। देखो, अगर किसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो इसका एरिया कम, एरिया कम। कितना आंसर आ रहा है? नहीं बेटा, वी हैव टू फर्स्ट, फर्स्ट इज 80, व्हाट इज द, ओके वी विल गो फॉर फर्स्ट वन। देखो फॉर द फर्स्ट वन व्हाट यू विल राइट, आर टू अपॉन आर वन, एल टू अपॉन एल वन, that is 4l. So R2 will be 4 times of R1, means R2 will be, what is R1, 20 na, so 20 into 4, 80. R2 upon R1 equals L2 upon L1 whole square. What is L2? 4L, 4 square 16, so R2 will be 16 into 20, what you will get, I think class 320. Okay,